starting with our chemistry of class 11, and we are going to start with the first chapter, that is some basic concepts of chemistry. Because in order to learn the chemistry and to understand the different concepts of chemistry, organic or inorganic, we must know how the basics work of chemistry. What is the basic framework of chemistry? So now what we are going to do is, first we will know all the basics through this chapter. See why the first chapter is related with the basic concepts, because class 11 is much harder than if you compare it with class 9 or class 10. So in order to make that bridge so that it becomes easier for you to understand all the concepts, they have given the first chapter as basic concepts of chemistry. So if you understand these concepts in a very good way, then you will be able to understand the hard concepts of the further chapter in an easy way. So I would request you to please concentrate in this chapter. Don't take this chapter lightly, because this will form the base of your whole chemistry of class 11 and as well as for class 12. And if you are thinking of giving a competitive exam after 12th, that is JEE or NEET, so it is important for both also, because only maths is there for JEE and for NEET there is biology, but physics and chemistry are there for both of the exams. So I would request you to please concentrate on this. Now we have started with chemistry. First we will finish this chapter and the first chapter of class 11 maths, that is complex numbers. After doing all these two chapters, we are going to start with the units and measurements. So I would request you to please watch all the videos and be regular with the studies. तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो क्या दिया है यहाँ पे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हम लोग को मेन चीज क्या होता है कि हम लोग ना केमिस्ट्री क्या होता है पहले वही जान जाए. केमिस्ट्री अगर जान जाएंगे तो उसके वजह से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा. तो देखिए दोस्तों, जानते हैं केमिस्ट्री असल में क्या होता है. सो यहाँ पे मैं लिखेगा केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर. ये वाला पार्ट मत लिखना है, वो मैंने मैटर का डेफिनेशन लिखा है. देखिए मैटर को मैं आपको और डिटेल में अभी आगे समझाऊंगा, बट अभी के लिए देखिए मैटर आप क्या समझ रहे, आपने समझा भी होगा कि मैटर क्या होता है. मैटर कोई भी एक ऐसी चीज है, समझो ये एक मार्कर है, तो ये भी एक मैटर है. क्यों ये मैटर है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है जो कि देखिए ये खुद भी अगर आप इसको ऊपर देखेंगे, जैसे ये मार्कर है, तो ये बोर्ड पे इतना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है. अब इसने क्या किया, इस पूरे यूनिवर्स में देखो, तो यूनिवर्स का कुछ जगह तो ये भी है ना, तो इसने कुछ जगह को ऑक्यूपाई कर लिया पूरे यूनिवर्स में से. क्या चलो अगर आपको यूनिवर्स इतना बड़ा नहीं देखना है तो आप अर्थ में देखो. अपने अर्थ में देखोगे तो इसने क्या किया, इतना जगह जो ये एयर का इतना सा पार्ट था उसने इसको क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया. उसको उस जगह को भर दिया. ऑक्यूपाई मतलब उस जगह को भर दिया. अब मैं इसको यहाँ करूंगा तो ही कुछ यहाँ पे आ पाएगा, मतलब मुझे इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा. तो अगर मैं इसको यहाँ पे ही रहने दूं तो यहाँ पे मैं इतना जो इसका एरिया देखो, जितना जगह ये ले रहा है, वहां पे मैं कुछ भी नहीं डाल सकता हूँ ना. यहाँ पे मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं यहाँ पे ला सकता हूँ. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इतना जो एरिया, इतना जो जगह है वो इसने ऑक्यूपाई कर लिया, वो इतना भर दिया है. आप एक बाल्टी में पानी भरोगे, तो अगर आप पूरा भर दिया अपने बाल्टी के पानी को, तो अब अगर आपको उसमें फिर से पानी डालना है तो आपको पहला पानी गिराना पड़ेगा. सिंपल सा ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई होता है कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ डालना है तो इसको हटाना पड़ेगा. बट विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम हियर इट इज नॉट पॉसिबल टू पुट एनीथिंग इन दिस एरिया. तो इधर अगर आपने इतना समझ लिया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप लोग. अब देखिए केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर. ये तो मैंने ऊपर से बात की, बट क्या खाली देखिए मैटर एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में. तो अगर आप मैटर को समझ गए वो तो बहुत ज्यादा इजी काम है मैटर को समझना, कि हर एक चीज मैटर है. आपका कुर्सी, आपका टेबल, आपका चेयर, आपका सोफा, आपका सब कुछ इसे मैटर. क्यों? देखिए सोफा के अंदर होता है रुई, तो रुई भी क्या कर रहा है, जगह ऑक्यूपाई कर रहा है. और उस रुई से बनता है सोफा, तो सोफा भी क्या कर रहा है, जगह ऑक्यूपाई कर रहा है. जैसे ये एक मार्कर है, तो इसके अंदर इंक है, तो वो एक जगह ऑक्यूपाई कर रहा है. अब देखिए ध्यान से देखना, देखिए अर्थ का आपने 11th में ग्रेविटेशन 10th में ग्रेविटेशन पढ़ा होगा. उसमें वो क्या बोलता है कि ग्रेविटेशन में कि अर्थ का जो मास है ना वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मून. तो अर्थ क्या करेगा, इस पेन को ज्यादा तेजी से खींचेगा. अर्थ क्या कर रहा है, इस मार्कर को बहुत ज्यादा तेजी से खींच रहा है. बट अगर मैं मून की बात करूंगा तो उसका मास ना अर्थ के कंपैरिजन में कम है या तो बहुत कम है. अर्थ के कंपैरिजन में मून का मास कम है, तो जितना कम मास होगा उतना ज्यादा कम वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा पाएगा किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर. आई रिपीट, इसे बहुत ज्यादा बेसिक चीज है. देखिए जितना ज्यादा मास कम होगा उतना ज्यादा वो कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगा पाएगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर. तो जब मैंने इसको मून में जाके ऐसे रखा तो क्या वो धीरे धीरे गिर रहा है. गिर तो जाएगा क्योंकि ये इसका मास कम है, गिर तो जाएगा, बट थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा एज कंपेयर टू अर्थ. इतना समझना है. अब देखिए ये ज्यादा टाइम लेगा. अब क्या होगा, तो इसलिए क्या हुआ,
तो देखिए टाइम तो क्या होगा, इसका वेट चेंज होगा, क्योंकि वेट का डेफिनेशन क्या है, वेट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। वेट क्या है, वो फोर्स है जिसे अर्थ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। इस पेन को जितने फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है वो इसका वेट है। आई रिपीट, अर्थ इस ऑब्जेक्ट को, इस मार्कर को जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है वो इसका वेट है। इस बुक की मैं अगर बात करूं तो इस बुक को भी अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, पर इसका फोर्स अलग, इसका वेट अलग हो जाएगा, क्योंकि इसका खुद का देखिए ये इसका ज्यादा ये भारी है, इसका ही मास ज्यादा, तो क्या होगा ना, ये ज्यादा जल्दी गिर जाएगा। देखिए ये ज्यादा जल्दी गिर जाएगा। तो ये ज्यादा जल्दी गिर जाएगा तो क्या होगा, पहले तो आपको बुक ऐसे गिरानी चाहिए। अब देखिए ज्यादा इसे गिर जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है, क्योंकि इसका खुद का भी तो मास ज्यादा है, तो ज्यादा मास विल, देखिए कभी भी अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को नहीं अट्रैक्ट करता, अर्थ का मास उस ऑब्जेक्ट के मास को अट्रैक्ट करता है। ध्यान से सुनो, अर्थ आप इस बोर्ड को नहीं अट्रैक्ट करते हो, आपके अंदर का जो मास है वो इसके अंदर के मास को अट्रैक्ट करता है। और हम लोग जब उसको दूर से देखते हैं ना, एक बाहर से देखते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कि मेरी बॉडी इसको अटैक करिए, बट बल्कि मेरी बॉडी नहीं इसको अटैक करिए, मेरे अंदर का जो मास है, जो मैटर मेरे अंदर है, आई रिपीट, जो मेरे अंदर जो मैटर है, इसका जो मास है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो अब क्या हुआ, इसके अंदर का मास ज्यादा है, इसका भी तो मास ज्यादा है, इतने सारे पेजेस, इन सबका मास है, इनके सबके कुछ मॉलिक्यूल्स है, ये सब है, तो इसके एटम ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा वो, तो दोनों का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। देखिए मैं एक उंगली से एक उंगली को अट्रैक्ट करूंगा तो ये थोड़ा टाइम लेंगे, ये 1 मिनट का टाइम लेंगे। जब मैं दो उंगली को दो उंगली से अट्रैक्ट करूंगा तो ये 2 मिनट का टाइम लेंगे। तो अगर मैं अपना मास बढ़ा रहा हूँ, अपना मैटर बढ़ा रहा हूँ, तो वो अट्रैक्शन और तेज हो जाता है। इस बात को समझ करके, समझ में आ रहा है? अगर मैं अपना मैटर या मास बढ़ाता हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट का, तो अट्रैक्शन विल बिकम मोर। इस बात को समझ के रखिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए अब क्या होगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए इसी को मैंने और फर्दर रिटर्न किया, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए मैंने इस मार्कर को लिया और मैंने क्या नोटिस किया कि ये प्लास्टिक से बना है, प्लास्टिक कार्बन से बना है। तो ये सब चीज मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने स्टडी किया है ना इसके बारे में। 10th में आपने पढ़ा होगा पॉलीमर्स के बारे में, मोनोमर्स के बारे में। आपका तो पोर्शन कैंसिल हो गया था, बट तो भी मैं आपको पूरा बेसिक क्लियर करा दूंगा, उसका ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे। देखिए अब क्या हुआ कि ये मुझे पता चला कि प्लास्टिक से बना, तो इसका मुझे फिजिकल अपीयरेंस दिख रहा है कि ये ब्लू है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा फिजिकल प्रॉपर्टी की, इट इज अ ब्लू कलर मार्कर पे, ये एक ब्लू कलर का है जो आपको दिख भी रहा होगा। तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है ना कि समझिए एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। सो कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 बनता है ना, कार्बन उसके साथ रिएक्ट करता है। तो एक ऑब्जेक्ट, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ कैसा रिएक्शन दिखाता है, कैसे रिएक्ट करता है, वो इसकी पूरी केमिस्ट्री होती है। देखिए आप बोलते हैं कि दो भाई लोग की, दो बहन लोग की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी है, उन लोग बहुत ज्यादा एक साथ रहते हैं। केमिस्ट्री का मतलब भी होता है जुड़ना, वो कैसे जुड़ते हैं, कितने अच्छे तरीके से जुड़े रहते हैं, कैसा क्या होता है, वो सब होता है केमिस्ट्री। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है कि वो आप जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करता है, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो ये सब क्या है, इट इज केमिस्ट्री, कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद रिएक्ट करने के बाद उसका एटम का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, ये सब केमिस्ट्री होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिर वो फिजिकली आउटर अपीयरेंस कैसा है उसका, वो कैसा दिखता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। इतना समझ में आ गया फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो ये सब चीजें हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। उसके बाद एक और चीज स्टडी करते हैं, वो क्या होता है, द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट अंडर डिफरेंट कंडीशन। मतलब क्या, अब देखिए सबसे कॉमन एग्जांपल क्या होता है, वाटर, आइस और स्टीम का। वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, वो वेपर निकलता है ना ऐसे। देखिए जब आपकी मम्मी पानी वानी गर्म करती होंगी तो देखिए वो भाप निकलता है, तो वो वाटर का गैसियस फॉर्म हो जाता है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, मैंने देखिए आइस है, मैंने आइस को क्या किया, हीट दिया। आई रिपीट, मैंने आइस को हीट एनर्जी दी, हीट इज द एनर्जी। तो व्हेन आई प्रोवाइडेड हीट टू द आइस, तो जब मैंने हीट दिया ना तो क्या हुआ, देखिए आइस के अंदर भी H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। देखिए समझिए कि ये आइस है, आइस क्या है, एक सॉलिड है। सॉलिड में हम लोग ने क्या देखा पहले भी कि मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे बहुत टाइटली अट्रैक्ट होते हैं, पूरा का पूरा भर दीजिए ऐसे बहुत टाइट, मतलब कि एकदम ही पैक्ड, एकदम पैक्ड, सबको भर दो। तो क्या हुआ कि H2O के जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को H2O बोलते हैं ना साइंटिफिक लैंग्वेज में। सो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो ये H2O है, समझिए। अभी क्या हुआ, दूसरा H2O है, क्योंकि एक H2O से तो थोड़ी ना पानी बनता है। H2O के बिलियंस और मतलब कि मिलियंस एंड बिलियंस मॉलिक्यूल्स आते हैं, तब जाके एक आइस का क्यूब बनेगा ना।
एक H2O इतना साइज का है और एक आइस होता है इतने साइज का, तो इधर एक H2O आएगा, 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 इधर एक ऐसे करके तो पूरा पूरा भर जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं एकदम डिटेल में जाता है, कुछ समझ में आ जाए तो देखिए। तो ये अब देखिए, तो इतने ज्यादा टाइटली अरेंज है ये। और H2 के मॉलिक्यूल, देखिए मॉलिक्यूल और एटम में डिफरेंस क्या होता है ना, कि एटम एक ही तरीके का होता है, एटम में खाली हाइड्रोजन होगा, एटम में खाली ऑक्सीजन होगा। बट जब ये H2O, जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएंगे तब उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्योंकि देखिए आइस किससे बना है? आइस बना है H2O से, और H2 किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ध्यान से समझना, आइस बना है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स बना है एटम से। तो एटम्स एकदम बेसिक होगा जहाँ पे हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है। पर जब दोनों लोग एक साथ आ गए, ये भी केमिस्ट्री हो रहा है यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, तो ये भी केमिस्ट्री है यहाँ पे, ये भी इसका केमिकल प्रॉपर्टी, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है। इस बात को ध्यान से समझ के रखिएगा। अब देखिए, ये हमारा मेन टॉपिक नहीं था, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए, अब क्या हुआ कि H2 के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है। यहाँ पे देखो, तो ये आइस है, ये पूरा मिलके बन गया पूरा का पूरा आइस। मैंने क्या किया ना, यहाँ से ना इसको हीट दिया, यहाँ पे मैंने गैस रखा और यहाँ से इसको जला दिया। ये मैं आइस बना, मतलब कि आग बना रहा हूँ। तो देखिए, हीट क्या होती है? एनर्जी होती है। मैं आग तो दे रहा हूँ, पर आग के अंदर क्या होता है? हीट एनर्जी। सो देखिए, एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती है, ना ही पैदा होती है, एनर्जी खाली ट्रांसफॉर्म होती है अपने। तो जो आग की एनर्जी है ना, आग की फायर की जो एनर्जी है ना, वो ना आइस क्यूब के अंदर चली जाएगी। और उससे क्या होगा ना, कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, इनको ना एनर्जी मिलेगा, इसको एनर्जी मिलेगा, इसको एनर्जी मिलेगा। हर एक मॉलिक्यूल्स के अंदर ना एनर्जी चली जाएगी। और देखिए, जब भी आपके अंदर एनर्जी आएगी ना, तो आप ना बहुत ज्यादा ना रिएक्ट करोगे, बहुत ज्यादा मूव करोगे। मैं आपको कहता हूँ कि देखिए, सुबह आप ना बहुत जल्दी काम कर लेते हो। क्यों? क्योंकि सुबह में आपका एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि आप रात भर में आराम करते हो और उसके बाद आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसी भी तरीके से। तो आप सुबह अच्छे तरीके से काम करते हो। तो सुबह आप क्या करते हो? बहुत सारा देखिए, काम करना मतलब आप यू आर मूविंग, आपने कुछ बना दिया, कुछ एक्सरसाइज कर दिया, तो आप क्या कर रहे हो? आप एक काम कर रहे हो। वैसे ही जब H2O के मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी आएगी ना, तो देखिए ये अब देखिए, ये आइस था, इसमें बहुत सारा क्लोज थे। अब क्या हुआ ना, एक मॉलिक्यूल यहाँ चला गया, एक मॉलिक्यूल यहाँ चला गया, एनर्जी की वजह से। हाँ, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये यहाँ चला गया, तो क्या हुआ ना, मॉलिक्यूल्स ना थोड़ा सा दूर हो गए, यहाँ था। अब क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स दूर हो गए, तो क्या हो गया? इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो गई और वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। अब मैं आपको डेंसिटी और उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स आपस में कितने अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ऐसे सपोज करो, और ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये है, तो देखो इतने सारे मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, तो इसकी क्या बोलूंगा? डेंसिटी इज हाई। अभी मैं ये हो गया आइस की बात। अब मैंने क्या किया? मैंने वाटर को देखा, मैंने वाटर को ऑब्जर्व किया, उसके मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व किया एक माइक्रोस्कोप लेके। मैंने क्या देखा कि एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल इधर है, इधर है। तो क्या है ना, देखिए यहाँ पे इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो क्या इसका मॉलिक्यूल दूर है, तो इसका डेंसिटी क्या है? कम है। और गैस की बात करूंगा ना, गैस की डेंसिटी की, तो वो ना एक यहाँ होगा, तो एक यहाँ होगा, तो एक यहाँ होगा, तो एक इधर होगा, बहुत दूर होते हैं। तो उसका डेंसिटी एकदम नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, तो जब मैंने हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड की, तो मॉलिक्यूल दूर हो गए, डेंसिटी कम। अब देखिए, यहाँ पे जब मॉलिक्यूल दूर हो गए, तो क्या हो रहा है? उसका शेप बढ़ रहा है। उस वॉल्यूम मतलब वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, कितना शेप, उसका शेप कितना बड़ा है। वॉल्यूम मीन्स द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए, अब जब मॉलिक्यूल्स दूर हो गए, तो उसको अंदर से क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है। आइस इतना सा था, बट पानी इतना हो गया, तो क्या हुआ? वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, और डेंसिटी जो मॉलिक्यूल्स पास थे वो दूर हो गए, तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। डेंसिटी डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इतना समझ में आ गया। अब मैंने क्या किया? मैंने वाटर को भी हीट प्रोवाइड किया। अब मैंने वाटर को जब हीट प्रोवाइड किया, तो जितने मॉलिक्यूल दूर थे वो और दूर हो गए, एनर्जी उन्होंने लिया, वो और ज्यादा मतलब मूव करने लगे। एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया। तो उससे क्या हुआ कि आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो और दूर चले गए, और वो अब गैस बन गए। स्टेट चेंज हो गया। स्टेट चेंज मतलब फिजिकल चेंज आया इसमें, क्योंकि वो फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल, वेयरएज केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल। ये सारे बेसिक्स है, तो मैं आपको सारा बेसिक्स बता रहा हूँ। अब देखिए, अब ये हो गया। तो मैंने क्या किया ना, मैंने ना देखिए, यहाँ पे मैंने वही आपको समझाता कि अंडर डिफरेंट कंडीशन, आइस के टाइम पे टेम्परेचर कम था, हीट कम था, बट वाटर को जब मुझे उसको वाटर बनाना था, एक चेंज लाना था उसके अंदर, तो मैंने एक टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब हीट दिया और टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर इज द डिग्री टू मेजर हॉटनेस और कोल्डनेस। और टेम्परेचर को कभी भी हीट से मिक्स मत करना। हीट एनर्जी है, और टेम्परेचर खाली एक माप करने का एक जरिया है। तो अब आप इतना समझ गए। अब देखिए,
अब क्या हुआ कि हीट, मतलब हीट मैंने बढ़ा दिया, तो मैंने क्या किया कि आइस का एनवायरनमेंट बदल गया, तो उसके अंदर एक चेंज आ गया, वो वाटर बन गया। फिर मैंने वाटर को और गर्मी दिया, उसका एनवायरनमेंट चेंज किया, तो वो गैस बन गया। तो वही मैंने लिखा कि फिजिकल केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट अंडर डिफरेंट कंडीशन। कंडीशन को आपको अलग, बिना कंडीशन को अलग किए हुए आप कभी भी एक चेंज को नहीं विटनेस कर सकते। सो यू हैव टू मार्क दिस पॉइंट। और जो भी ये सब मैं करा रहा हूँ आप अपना एक नोट्स बनाते जाइए, उसमें करिए। अब देखिए दोस्तों, हम लोग ना आगे कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि इतना तो समझ में आ गया। देखिए, एक पेंसिल को अगर मैं टेबल में रखता हूँ तो वो भी कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है, तो वो भी एक मास होता है। बस मैंने आपको इस मार्कर के जरिए वो चीज बता दिया। तो यही सारी चीज स्टडी करना है कि कैसे वो दूर हो रहा है, कैसे एक एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म तो एक अलग फिजिकल कॉन्सेप्ट हो जाता है। बट देखिए, एनर्जी के ट्रांसफॉर्म के जरिए हुआ क्या क्या, उसके मॉलिक्यूल्स दूर चले गए, पहले बहुत ज्यादा टाइटली पैक थे, अब वो दूर हो गए। तो यही सब केमिस्ट्री होता है। केमिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और वो हर जगह यूज होता है, तो केमिस्ट्री इतना बड़ा होता है। देखिए, तो ये सब चीज की स्टडी करना है। अब ये सब मैं कैसे बता पा रहा हूँ, कोई ना कोई साइंटिस्ट ने ये सब स्टडी किया होगा, ये सब ऑब्जर्व किया होगा, तो जाके उसने एक थियरी बनाई, एक पेपर पे उसको लिखा और उसके बाद उसको पढ़ाना शुरू हो गया। तो यही बात है। अब इतना समझ में आ गया। अब देखिए, मैंने आपको ये वाला चीज भी समझा दिया। अब केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि मतलब कैसे अंदर के मॉलिक्यूल्स अरेंज है, उनका क्या पैटर्न क्या है। देखिए, अब देखिए, आइस में क्या था, बहुत ज्यादा क्लोज थे, तो इनका पैटर्न एकदम कड़क कड़क था। वाटर में क्या हुआ, वाटर ऐसा वाटर बना रहा हूँ, तो इधर दूर हो गए, तो ये भी एक अलग पैटर्न हो गया, पैटर्न चेंज हो रहा है मॉलिक्यूल्स के अरेंज होने का। तो ये एक वो हो गया। अब देखिए, अब मैं आपको केमिस्ट्री की और इंपॉर्टेंस बताता हूँ। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा कि केमिस्ट्री की पहुंच कहाँ कहाँ है। अगर आपने पहले का स्क्रीनशॉट ले लिया तो आप पहले का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले वो उस वीडियो में जाके, मतलब कि उस पार्ट में जाके देखिए। अब देखिए, इन आवर बॉडी देयर इज डाइजेस्टिव जूसेस। ऐसे जूसेस मतलब कि जो जूसेस जो हम लोग को हेल्प करे डाइजेशन के लिए, तो ऐसे जूसेस, बहुत सारे जूसेस होते हैं ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस। आवर न्यूरल सिस्टम इज ऑल्सो वर्किंग इन आवर ब्रेन। मतलब क्या, देखिए, हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक न्यूरल सिस्टम पे वर्क करता है। जैसे देखिए, आपने देखा होगा जो हम लोग की बॉडी के अंदर जो नस है, वही सिग्नल्स क्या करते हैं। आप कोई गर्म चीज सुनेंगे तो आपको हॉट फील होगा, कोई आप ठंडी चीज, आपने आइसक्रीम खाया तो आपको ठंडा ठंडा लग रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि वो सिग्नल जाता है। तो एक न्यूरल सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं टू द ब्रेन एंड टू द योर बॉडी पार्ट, ऐसा होता है। तो ये एक चीज हो गया। उसके बाद और हम लोग की बॉडी के अंदर बहुत सारे वेरियस हार्मोन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हार्मोन्स। तो देखिए दोस्तों, दिस शो दैट इफ यू गो डीप इनसाइड बायोलॉजी वी विल फाइंड केमिस्ट्री। इसका मतलब है कि अगर मैंने बायोलॉजी को स्टडी करना है, बायोलॉजी के जैसी मैंने अंदर गया, मैंने पहले अपने बॉडी को देखा, फिर मैंने शेल्स के अंदर गया, शेल्स के अंदर मैंने ब्लड्स को देखा, तो ब्लड्स भी क्या, ब्लड सेल्स भी क्या, ब्लड सेल्स आर आल्सो अ काइंड ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल्स। उसके बाद मैंने देखा कि, देखिए, अब मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। इतना तो चीज समझ में आ गया कि न्यूरो सिस्टम जो वर्क करता है, ये सारे का बेसिस, जो बेस है वो केमिस्ट्री है। बायोलॉजी का भी बेस आप कह सकते हो कि वो केमिस्ट्री, क्योंकि जैसे मैं बायोलॉजी के अंदर जा रहा हूँ, मुझे पता चलता है कि अंदर केमिकल प्रोसेस हो रहा है। केमिकल प्रोसेस इज नथिंग बट केमिस्ट्री। अब देखिए, हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है पिछले साल के साइंस 2 में, कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो उस कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का फिर पायरुविक एसिड बनता है, फिर वो ये क्रेब्स साइकिल में आता है, फिर हम लोग को एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलता है। हाँ, एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में आता है, फिर हम लोग को बहुत सारी एनर्जी CO2 H2 और एनर्जी मिलती है। तो देखिए, CO2 मिला, H2 मिला और एनर्जी मिली। क्या हो रहा है, देखिए, एक चेंज हो रहा है। मेरी जो खाने की जो रोटी थी, उस रोटी से मुझे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मिला। आई रिपीट, रोटी से मुझे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मिला और एनर्जी मिली। अब देखिए, मैं इस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को क्या कभी मैं अब अपनी रोटी में बदल पाऊंगा? नहीं। तो ये क्या होगा, एक केमिकल चेंज हो गया जो मेरे बॉडी के अंदर हुआ। मतलब क्या कि फिर से मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि बायोलॉजी के अंदर भी केमिस्ट्री होती है। मैं आपको उसकी पहुंच दिखा रहा हूँ खाली, अभी हम लोग मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं गए, मैं आपको बता रहा हूँ केमिस्ट्री कितनी बड़ी है। तो देखिए दोस्तों, तो केमिकल चेंज हुआ हम लोग के अंदर। अब मैं इस प्रोटीन से तो रोटी नहीं बना पाऊंगा, अब अपने जो फैट्स है उससे चावल तो नहीं बना पाऊंगा। अब एक बार जो फैट्स बन गया उसको तो वो इरिवर्सिबल हो गया। सो इरिवर्सिबल चेंजेस, केमिकल चेंज। तो क्या हुआ कि बॉडी के अंदर भी बहुत सारे केमिकल और फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। आपका तबियत खराब हो जाता है तो आपको, आपका जो शरीर है वो गर्म हो जाता है, फिर आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो काम पे लग जाते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? न्यूरल सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है, मतलब कि वो आपको सिग्नल देता है WBC को कि अब आपको, मतलब कि बॉडी की रक्षा करनी पड़ेगी। सो ये सब के जो बेसिक है वो सब वो केमिस्ट्री है। तो ये आपको बता रहा था। और देखिए, केमिस्ट्री इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ऑलमोस्ट एवरी फील्ड नाउअडेज। आज के डेट में हर एक फील्ड में केमिस्ट्री का बहुत सारा यूज है। क्यों? देखिए, फार्मास्यूटिकल्स, आज जो भी डॉक्टर्स हैं, वो जो आपको दवाई, पहले तो आप जाके उनको दिखाते हैं, जो आपको दवाई लिख देते हैं, वो दवाई किससे बनते हैं? मतलब कि जो दवाई होते हैं वो सब केमिकल से बनते हैं, केमिकल से।
सो अगर नेचुरल की बात अलग है, आयुर्वेदिक की बात अलग है, बट मोस्टली जो आप खाते हो वो सब केमिकल्स होते हैं। तो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर वो यूज होता है, तो उसका अब ये देखिए बायोलॉजी का ही पार्ट है, बट केमिस्ट्री अलग से यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को। उसके बाद ड्रग्स देखिए, नॉर्मल मतलब कि वो फालतू ड्रग्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। देखिए गुड ड्रग्स भी होते हैं, जो कि देखिए गुड ड्रग्स मतलब मेडिसिन होते हैं। मेडिसिन को अगर आप साइंटिफिकली बोलोगे तो वो ड्रग्स, देखिए आपने कोई देखा भी कोई भी मेडिकल में कि केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, वो देखे तो ड्रग्स इसलिए मतलब कि अच्छे मेडिसिन की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो भी केमिस्ट्री से ही बनते हैं, केमिस्ट्री का यूज करके हम लोग बनाते हैं उस सबको। तो केमिस्ट्री का इतना बड़ा रीच है, इस बात को आप समझ के रखिए। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे कि नेचर ऑफ केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री को कभी कभी हम लोग सेंट्रल साइंस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से अलग अलग फील्ड का जन्म हो रहा है। केमिस्ट्री एक सेंटर में है और उसने बायोलॉजी को कंट्रीब्यूट किया, समवेयर इट आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू फिजिक्स आल्सो, नाउ इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। सो यहाँ पे इसने तो सेंट्रल साइंस इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं, क्योंकि ये हर जगह पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ केमिस्ट्री का। देखिए देर आर जनरली 5 टाइप्स ऑफ 5 नेचर्स ऑफ केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री का नेचर मतलब कि केमिस्ट्री के पार्ट्स कितने सारे हैं, कि केमिस्ट्री को हमने कितने हिसाब में बांटा हुआ है, तो वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो दोस्तों अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नेचर ऑफ केमिस्ट्री से। देखिए नेचर ऑफ केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, बस यही है कि हम लोग केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होगा, केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। तो केमिस्ट्री को हम लोग को ब्रेक कर देना है, मतलब कि मैंने केमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स बना दिए, इस पार्ट में मैं ये पढ़ूंगा, इस पार्ट में मैं ये पढ़ूंगा, इस पार्ट में मैं कुछ ऐसा पढ़ूंगा। तो देखिए सबसे पहला जो केमिस्ट्री का नेचर निकल के आता है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते सबसे पहला वर्ड हम लोग के दिमाग में आता है कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडामेंटल जो है वो कार्बन है। बिना कार्बन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो नहीं सकती। कार्बन से ही पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना है। देखिए कार्बन कंपाउंड में हम लोग ने ये रीजन भी पढ़ा था। देखिए कार्बन पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत मतलब कि मिलियंस में कंपाउंड्स बनाता है अपने। मतलब कार्बन चाहे तो हर किसी के साथ रिएक्ट कर सकता है, उतना बड़ा उसका प्रॉपर्टी होता है कैटेनेशन का। वो चाहे तो खुद के साथ ही बहुत सारा डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स बना के एक कंपाउंड बना सकता है, वो होता है कैटेनेशन का पावर। तो कार्बन ना बहुत ज्यादा स्पेशल एलिमेंट है, वो बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारी स्पेशलिटीज है, और वो मतलब उसके अंदर बहुत सारा प्रॉपर्टीज है जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट है पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट से। तो कार्बन ना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन जाता है। कार्बन को आप केमिस्ट्री के अंदर के नहीं पढ़ाते, आपको उसके लिए एक अलग से एक केमिस्ट्री का पार्ट बनाना पड़ेगा जहां पे आप खाली कार्बन पढ़ोगे। तो उसको उसी पार्ट को हम लोगों ने क्या नाम दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए यहाँ पे लोग करना है स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड। देखिए प्रॉपर्टीज माने क्या, देखिए आपने 10वीं में सुना होगा कि बेंजीन क्या होता है ना, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड होता है, और एक एलिफेटिक होता है। एलिफेटिक तो बहुत अलग चीज हो गया, पर एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक बनता है वर्ड अरोमा से। अरोमा का मतलब होता है स्मेल, जो कि स्मेल करता हो। तो बेंजीन क्या होता है, स्मेल होता है। आपने सुना होगा कि बेंजीन को हम लोग डीओ में यूज करते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजों में यूज करते हैं। तो वो क्या उसकी प्रॉपर्टी है कि वो स्मेल करता है। वैसे अलग अलग प्रॉपर्टीज हो गया कि मीथेन इज इजीली फ्लेमेबल, ऐसा बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। तो ये एक उसकी प्रॉपर्टी हो गया। तो मैंने पर ये सब क्या है, असल में ये सब तो कार्बन कंपाउंड ही है ना। सो कार्बन कंपाउंड की मैंने कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज निकाल, इसको स्टडी किया, तो वो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। देखिए ये सब एक खाली को ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ नहीं रहे, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये सब है, और ये सब आपके टेस्ट के अंदर भी दिया हुआ है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। तो अगर आप इसको समझ के लेंगे, तो अगर इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। अब देखिए एंड रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड किस चीज के साथ रिएक्ट करते हैं, वो देखिए आपने देखा भी था, फंक्शनल ग्रुप भी देखा होगा पिछले साल। तो ये जो कार्बन कंपाउंड है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं किया है, अगर आप उसको बिना किए ही अगर आप 11वीं में आ गए, तो आप जाके उसका पहले वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आप जिस टाइम पे देख रहे हैं, शायद हम लोग ने वो वीडियो बना चुके होंगे तब तक, तो आप जाके हम लोग का वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में मीथेन है, इथेन है, एक होता है आपका अल्केन, अल्काइन। तो ये सब था बेसिक में, पर ये सब हम लोग इधर डिटेल में नहीं जाएंगे, वो सब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब जाएंगे। बॉन्ड ब्रेकिंग, देखिए केमिस्ट्री को बहुत सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं कि मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। मतलब क्या कि बॉन्ड ब्रेक होगा फिर नया बॉन्ड बनेगा, ऐसा बोलते हैं केमिस्ट्री को, और ऐसा होता भी है। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग ने आइडिया ले लिया, अब हम लोग और ज्यादा नेचर ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए मैं आपको खाली ऊपर का आइडिया दूंगा, बाकी जब हम लोग इसको पढ़ने जाएंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए हम लोग इनऑर्गेनिक में वही पढ़ेंगे जो 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 सब्सटेंस जो ऑर्गेनिक नहीं है। आई रिपीट, जो सब्सटेंस देखिए ऑर्गेनिक का मतलब हमेशा कार्बन से नहीं होता। देखिए CO2 भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जो कि देखिए अभी
खाली इतना समझ के रखिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हर एक में कार्बन होगा, बट इनऑर्गेनिक में भी कार्बन के कुछ कंपाउंड्स होंगे, बट वो लोग इनऑर्गेनिक होंगे, तो वो कार्बन में नहीं आए, मतलब कि वो ऑर्गेनिक में नहीं आएंगे. इतना ध्यान में रखिए. इनऑर्गेनिक में भी कुछ ना कुछ कंपाउंड्स कार्बन से रिलेटेड होंगे, बट वो ऑर्गेनिक नहीं होंगे, वो इनऑर्गेनिक होंगे. और ये सब NaCl हो गया तो इसमें तो है ही नहीं, मतलब कार्बन, ये Cl क्लोरीन है. H2O हो गया, वाटर है, तो यहाँ पे कार्बन है ही नहीं. तो ये सब की स्टडी करना कि इनका प्रॉपर्टीज कैसा है, ये कैसे रिएक्ट करते हैं, ये इनका बिहेवियर कैसा है नॉर्मल एनवायरनमेंट में, वो सब इसमें स्टडी करेंगे. फिर ये कैसे अपना फिजिकल और केमिकल चेंज दिखाते हैं, तो ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग करेंगे. देखिए दोस्तों, अब बारी फिजिकल केमिस्ट्री का जानने का कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे. देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग केमिस्ट्री. देखिए हम लोगों ने, अगर अपना 10वीं का सेकंड चैप्टर याद करें, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. सो पीरियोडिक टेबल क्या है, उसका अंदर केमिस्ट्री कौन से एलिमेंट्स हैं, उसके बाद वो बना कैसे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे वो बना है पीरियोडिक टेबल. तो ये सब क्या है, ये सब की स्टडी करना ही हमारा फिजिकल केमिस्ट्री होता है. उसके बाद स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास. तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया मैटर का कि उसके वो जगह घेरता है और उसके अंदर मास होता है. सो ये सब स्टडी करना, और भी जो भी प्रॉपर्टीज होगी मैटर की. उसके बाद एक स्टडी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देखिए एटम का स्ट्रक्चर स्पेरिकल होता है, एटम इज स्पेरिकल, और वो उस एन एटम कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स फर्दर पार्ट्स. सो ये सब मैं कहां से क्या बता रहा हूं, मतलब कि एटम इतना छोटा है कि अगर आपने कोई भी पार्टिकल कैसे इसका, अगर आपने एक एटम निकाला, इस पेन का आपने एक एटम निकाला, तो उस एटम को आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते. एटम उसका लास्ट पार्ट था जहां तक वो ब्रेक हो सकता था, समझ में. सो ये सब मैं कैसे कह पा रहा हूँ, ये सब हम लोग को फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करना पड़ेगा. उसके बाद मॉलिक्यूल्स, देखिए मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल्स के अंदर दो तरीके के एटम होते हैं. जैसे H2O का एग्जांपल है, तो उसमें हाइड्रोजन का भी एटम था और ऑक्सीजन का भी एटम था. तो वो दो एटम से मिलकर बना, तो इसका मैंने स्टडी किया, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री का था. बेसिकली मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूँ चीज का. फिजिकल मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकली कैसे दिखता है, फिजिकल एक प्रॉपर्टीज कैसी है. उसके बाद एटम्स के अंदर चार्ज सेल होते हैं, K, L, Mn, तो वो से उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है. फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो ये सब कहाँ पे है, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है. देख रहे हैं, इतना बड़ा केमिस्ट्री था पर उसको ब्रेक कर दिया. ऑर्गेनिक में खाली कार्बन कंपाउंड, इनऑर्गेनिक में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, CO2, NaCl, H2O, सब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर. स्ट्रक्चर कैसा है एटम का, मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कैपेसिटी कैसी है सेल्स की, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन है, और उसका न्यूट्रॉन न्यूट्रल है. उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर. देखिए होता है ना कि ये देखिए, ये है हेक्सेन, तो देखिए अब ये क्या है, वो साइक्लोहेक्सेन. तो ये क्या हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर वगैरह कि कार्बन कंपाउंड हमने देखा है, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है. तो इसका ये चीज पढ़ना. उसके बाद ये स्ट्रक्चर हो गया, एटॉमिक मास कितना है एक एटम का, एक एलिमेंट का, एटॉमिक नंबर क्या है उस एलिमेंट का. तो ये सब कहाँ पे आता है, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है. चलिए दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है. दोस्तों अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की. देखिए बायोकेमिस्ट्री का सीधा मतलब बता रहे, बायो स्टैंड्स फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री. तो मतलब बायोलॉजी के अंदर आने वाला केमिस्ट्री को हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं. देखिए बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट एक्सप्लोर्स केमिकल प्रोसेसेस रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. देखिए एक सेल के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर होता है जीन. देखिए डीएनए बनता है एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन. ये हम लोग ने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के, जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलोकेशन पढ़ रहे थे. तो देखिए यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब केमिकल कंपाउंड्स है, केमिकल कंपाउंड्स, इनको मिला के डीएनए बनता है. आरएनए में ये सब सेव रहेगा, खाली थाइमिन के जरिए यूरासिल आ जाएगा. सो ये सब का स्टडी करना, ये सब केमिकल कंपाउंड का स्टडी करना कि हमारे अंदर के जो सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं उनसे होता क्या क्या है, अगर कोई चीज कमी, किसी चीज की कमी हो जाए तो उसके बाद क्या क्या करना पड़ेगा. मतलब बेसिकली रिलेटेड टू द मेडिकल फील्ड कि फार्मास्यूटिकल दवाई कैसे बनानी है किसी चीज को, अगर हमको क्योर करना है, क्योंकि अगर दवाई गलत हो जाएगी तो उसका गलत रिएक्शन हो जाएगा. सो वो सबको ध्यान रखना पड़ता है, उसके लिए एक स्टडी करनी पड़ती है. तो वो सारी स्टडी हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर करेंगे. समझ में आ रहा है, उसके ऊपर भी चैप्टर्स बेस्ड है, उसको हम लोग को पढ़ना है. दोस्तों अब बात करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की. देखिए एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. मैं बहुत सारे सब्सटेंस की स्टडी करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, उनके बारे में जानता हूँ, वो एक एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है.
इट इन्वॉल्व द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ मेटल। सेपरेशन देखिए, मेटल एनर्जी वाला पार्ट कहीं ना कहीं आ रहा है कि देखिए आपको एक ओर मिलता है एक मेटल का, उस ओर से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो, तो उसके लिए क्या क्या चीजें आपको लगेंगी, क्योंकि देखिए आपको पता होना चाहिए कि देखिए अगर एक सैंड एक लोहे पे मिट्टी बहुत सारी लगी हुई है, तो आपको पता है कि अगर मैं इस लोहे को एक सोडियम बाइकार्बोनेट में डालूंगा तो पूरा पूरा मिट्टी निकल जाएगा और लोहा बच जाएगा, मतलब कि आयरन बच जाएगा। सो ये सब चीजें जानना, क्योंकि देखिए तभी एनालिसिस ऑफ, मैंने पहले आयरन का एनालिसिस किया तब जाके उसकी इस प्रॉपर्टी का मुझे पता चला, तो मैंने ये चीज किया, उसके बाद मैंने उसको साफ कर दिया। तो इट इन्वॉल्व द सेपरेशन, तो ऐसे मैंने इसको इन लोगों को रिलेट करके आपको बताया। इट इन्वॉल्व द सेपरेशन, मतलब मैंने मुझे एक मेटल से मैंने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके ओर से एक प्योर मेटल मैंने निकाल के लेके आ गया। बॉक्साइट से मैंने एल्यूमिनियम निकाल लिया, फिर ऐसे मैंने और अलग चीजें मेटल निकाल ली, सोडियम निकाला, एल्यूमिनियम निकाला, ऐसे। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन की कौन सा मेटल है। अगर देखिए अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप कोई एक आर्कियोलॉजिकल साइट पे आपको कोई मेटल मिला, तो आपको पता तो होना चाहिए कि मेटल कौन सा है, तो उसको स्टडी करना। तब जाके देखिए जैसे अभी वो मेटल एक अलग ही कलर में है, समझिए कि वो कुछ अलग मेटल है, वो कुछ अलग ही कलर में, आपने क्या किया उसकी प्रॉपर्टीज को नोटिस किया और आपने देखा कि अरे इसका पूरा प्रॉपर्टीज तो Fe आयरन से मिलता जुलता है, तो आपने बोला कि हाँ ये आयरन है, ऐसा होता है। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर, एक पूरे मॉलिक्यूल बना के कितना सारा, मतलब कि देखिए एक इतने से एरिया के मेटल में कितने सारे एटम्स होंगे, ये सब कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर, ये सब पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर डिटेल में क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है मैटर की, जो आप हर जगह देखेंगे, अपने टेक्स्ट बुक में भी देखेंगे। देखिए मैटर का मैंने आपको मतलब एकदम पहले स्टार्टिंग में दिखा दिया था, पर आपको फिर से बता देता हूँ। मैटर इज एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। देखिए जो आपका एक यूनिवर्स है, इस बोर्ड को देखिए आप, ये बोर्ड भी कुछ ना कुछ जगह ले रहा है इस जमीन पे। तो अब मैं इस बोर्ड की जगह पे देखिए, अब मैं यहाँ पे अगर पेन रखा हूँ तो देखिए पेन ऊपर से जगह ले रहा है, इसके अंदर नहीं जा रहा है पेन, इसके अंदर जाके इसका जगह नहीं ले पा रहा है, कहीं अलग से जगह ले पा रहा है, ये इसका जगह नहीं ले पा रहा है। और देखिए जो चीज जगह लेती है ना, उसका मास होता है। जैसे अब ये जो बोर्ड है, ये प्लास्टिक के मॉलिक्यूल से बना हुआ है, व्हाइट कलर का प्लास्टिक है, तो हर एक मॉलिक्यूल अपना अपना जगह घेर रहा है, हर एक प्लास्टिक अपना अपना जगह घेर रहा है, और पूरा का पूरा उसके से पूरा का पूरा बोर्ड भी जगह घेर ले रहा है। तो जो चीज जगह घेरेगी उसका मास तो होना ही है, वो एक फिक्स चीज है। अब देखिए मैटर या तो प्योर होगा या तो मिक्सचर होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आता है कि आपको लगता है कि एलिमेंट्स पे होता है और कंपाउंड्स मिक्सचर होते हैं, पर ध्यान से देखिए एलिमेंट्स। देखिए अगर मैं आपको एक Fe का, लोहे का एग्जांपल दूं, Fe का, देखिए मेरे पास लोहे का इतना बड़ा एक डंडा है, लोहे का डंडा आपने देखा ही होगा। तो देखिए अभी लोहे का एक डंडा है, अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको ना एकदम इतना ज्यादा तोड़ता हूँ, फोड़ता हूँ, और मुझे ना इसका एक पाउडर फॉर्म मिलता है। अब देखिए मैंने इसको एकदम पाउडर कर दिया, और इसके बाद भी मुझे क्या देखने को मिलता है कि ये पाउडर भी लोहे का ही है। मतलब इसको आप फिजिकली तो ब्रेक कर सकते हो, इसके फिजिकल जो इसका जो लोहा है, इसको आपने पाउडर, इसको आप फिजिकली तो आपने ब्रेक कर दिया, बट आप आयरन को नहीं हटा पा रहे हो। आयरन तो जैसे अब आप हो, आपको कोई नहीं बदल सकता। जैसे समझिए कि आपका नाम है एक्स, आपका नाम एक्स है, आप एक इंसान हो, देखिए ये मेरी ड्राइंग है, ये आप एक इंसान हो। अब मैं आपको बहुत ज्यादा मारूं, ऐसा कुछ भी करूं, पर मैं आपको बदल नहीं पाऊंगी, आप तो आप ही हो ना। आप अगर एक्स हो तो आप एक्स ही रहोगे। तो अगर आप आयरन हो तो मैं आपको कितना भी ज्यादा ब्रेक कर दूं, पर जो पाउडर का जो टुकड़ा होगा वो भी आयरन का ही होगा। बट यहीं पे कंपाउंड की मैं बात करता हूँ, NaCl, इसको मैं ब्रेक करके Na और Cl तो ला सकता हूँ। बट देखिए NaCl क्या होता है, हमारा एक कॉमन सॉल्ट नमक होता है। देखिए नमक क्या है, देखिए नमक का एक जो टुकड़ा होता है, जैसे नमक का एक जो टुकड़ा है वो NaCl है। तो ये NaCl एकदम प्योर है। देखिए NaCl ही है, NaCl के अलावा कुछ नहीं है। तो कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस होता है, इस बात को ध्यान रखिए। ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस होता है। कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ 2 एलिमेंट्स और 3 एलिमेंट्स और 4 एलिमेंट्स, बट इट इज अ प्योर सब्सटेंस। ऐसा होता है, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको रखना है, इसमें कुछ भी डाउट हो रही। आप सोच रहे हो कि Na है Cl है तो ये मिक्सर होना चाहिए, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट है। देखिए अगर मैं NaCl में से Na अलग कर दूं, Na बन जाएगा, Na एक एलिमेंट है, मेरा क्लोरीन एक एलिमेंट है, दोनों भी एकदम प्योर है। मैंने दोनों प्योर को मिला और मुझे एक प्योर NaCl मिला, तो ये NaCl को भी मैं प्योर ही बोलूंगा। H2O, देखिए H2O भी एक मॉलिक्यूल है, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, बट ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी एक प्योर कंपाउंड है, प्योर कंपाउंड। देखिए आपको ना इसका मैं आगे डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। अब देखिए एलिमेंट्स का होता है मेटल्स,
नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, इस बारे में अभी हम लोग अब इसको और इस पूरे के पूरे चार्ट को और ज़्यादा ब्रेक डाउन करते हैं। चलिए अब मैं आपको इसके और डिटेल से समझाता हूँ। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्योर सब्सटेंसेस के बारे में डिटेल में। जो आपको मैंने पहले चार्ट दिखाया था उसको ही मैं डिटेल में समझाऊंगा। देखिए प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है, हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, मतलब डेफिनेट मतलब फिक्स्ड। आपने देखा होगा कि देखिए सोडियम मेटल है, सोडियम के अंदर खाली सोडियम है और कुछ भी नहीं है, डेफिनेट फिक्स्ड है, खाली सोडियम हो सकता है, वरना आप उसको सोडियम बुलाओगे ही नहीं। सोडियम सोडियम आप बोलते हो इसका मतलब इसके अंदर खाली सोडियम है ना, वही बात बोलेंगे यहाँ पे। हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन फिक्स्ड, उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। अगर आपने सोडियम में बदलाव किया तो फिर आप उसको सोडियम नहीं बोलोगे, उसको कुछ और चीज बोलने लगोगे। जैसे आपने सोडियम के अंदर क्लोरीन मिलाया NaCl, तो आप उसको अब कॉमन सॉल्ट बोलते हो, NaCl बोलते हो। तो जब तक वो खाली Na था तब आप उसको खाली सोडियम बोल रहे थे, समझ रहे हो, और कोई इसमें बदलाव नहीं कर सकता। ऑलवेज हैव द सेम प्रॉपर्टीज रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन। एग्जांपल प्योर मेटल, देखिए मैंने देखिए आपको एक बात बताता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने मुंबई से एक सोडियम लेके आया, मैं मुंबई से सोडियम लेके आया, कहीं भी कोई भी शॉप से, कहीं से भी, जमीन से, कहीं से भी मैंने मुंबई से लेके आया। इस स्टोरी को इमेजिन करो। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं गुजरात गया और मैंने गुजरात से भी सोडियम लेके आया। मैंने क्या नोटिस किया कि वो गुजरात से आया, ये मुंबई से आया, दोनों भी सोडियम की प्रॉपर्टीज सेम है। दोनों भी सोडियम को अगर मैं खुले एयर में लगता हूं तो वो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हैं। मतलब क्या, रिगार्डलेस ऑफ वो कहां से आते हैं, उनका वो कहां से बने हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर ओर। देखिए उसका, देखिए मुझे जो सोडियम गुजरात में मिला उसका बेसिकली जो ओर होगा वो भी गुजरात में ही होगा, तो भी प्रॉपर्टीज सेम है, समझ में आ रहा है। ऑलवेज हैव द सेम प्रॉपर्टीज रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन, वो यहाँ पे बात कही गई है। एग्जाम्पल अब देखिए, इधर एक प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल दिया है जो कि एक कंपाउंड है, देखिए NaCl। हियर Na and Cl बोथ आर देयर, मतलब कि Na और Cl दोनों को मिला के NaCl बना है, बट ओनली इन अ फिक्स्ड अमाउंट। देखिए सब मेरे नोट से आप इसको मतलब शीशे लगा आप लिख सकते हैं, बट ओनली इन अ फिक्स्ड अमाउंट। देखिए जितना ही मतलब कि देखिए Na का कुछ अमाउंट है, उसके ऊपर Cl का कुछ अमाउंट है। जैसे देखिए Na को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है, Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो ये एक प्लस बना लेता है, ये एक माइनस बना लेता है, Na प्लस Cl माइनस। उसके बाद वो दोनों जुड़ जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। तो देखिए एंड यू कांट चेंज इट। देखिए अगर मुझे अब NaCl जो बन चुका है उसको अगर मुझे ब्रेक करना है ना, तो आपने सुना होगा कि ये एक आयोनिक कंपाउंड है, आयन से बना है ना, आयन के अट्रैक्शन से बना, तो ये एक आयोनिक कंपाउंड है, Na प्लस Cl माइनस। ये एक आयोनिक कंपाउंड है क्योंकि आयन के अट्रैक्शन से बना है। सो आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब आपको बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तब आपको Na आपका अलग होगा और Cl आपका अलग होगा, समझ में आ रहा है। तो ये अलग होगा। तो ये एक सिंपल प्रोसेस थोड़ी ना, आप इतना हीट एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में नहीं दे सकते, आपको कोई लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा, कुछ अलग से आपको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, तब जाके आप NaCl को ब्रेक कर सकते हो। सो यही होता है प्योर सब्सटेंस, जिसको आप इजीली ब्रेक ना कर पाओ, समझ में आ रहा है। कंपाउंड जो इजीली ब्रेक नहीं होते, कंपाउंड्स ब्रेक तो होते हैं बट इजीली ब्रेक नहीं होते, इसलिए हम लोग प्योर सब्सटेंस के अंदर लेते हैं। मिक्सचर्स आर इजीली ब्रेकेबल, ऐसा नहीं होता, मिक्सर भी हार्ड होते हैं, बट मिक्सर को हम लोग मिक्सर बोलते हैं, उसका मैं आपको आगे मतलब बताऊंगा। देखिए Fe is also a pure substance. If you break it, you will found only Fe. मतलब क्या कि अगर मैंने क्या किया, मैंने लोहे का एक रॉड लिया, उसको ब्रेक किया, उसको एकदम चकना चूर कर दिया उसका, तो भी मुझे वो जो चूर है उसके, जो उसके जो छोटे छोटे पीसेज है, उसके अंदर भी आयरन ही है, वो भी आयरन का ही बना है, वो भी आयरन ही है बेसिकली। तो वही यहाँ पे कहने की बात वही कही है। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है, मेटल्स क्या होते हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कि प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स आते थे और कंपाउंड आते थे। तो अब मैं आपको वही बताता हूँ कि वो सब क्या होते हैं। देखिए एलिमेंट्स इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का प्योरेस्ट फॉर्म। देखिए Na खाली Na है और कुछ भी नहीं है, एल्यूमिनियम खाली एल्यूमिनियम है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही क्लोरीन खाली क्लोरीन है, कुछ भी नहीं है, ब्रोमीन खाली ब्रोमीन है और कुछ भी नहीं है। मतलब क्या कि पीरियोडिक टेबल में देखिए पूरे एलिमेंट्स ही तो है, क्योंकि वो लोग खाली वही है। देखिए पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं ना हम लोग, तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी नाम आते हैं वो सारे एलिमेंट्स है, वो सब वो लोग एकदम प्योरेस्ट है। जैसे 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, अब ये क्या है, एकदम प्योर गोल्ड है, तो ये भी एक एलिमेंट ही है। क्योंकि देखिए जो आप नॉर्मल जो ज्वेलरी में देखते हैं ना, वो प्योर, उसमें कुछ भी कुछ डाला होता है ताकि वो थोड़ा सा करेक्ट, असल में गोल्ड बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, बट उसको कड़क करने के लिए उसमें थोड़ा बहुत हम लोग डालते हैं, तो वो 24 कैरेट गोल्ड नहीं होता। बट ये जो 24 कैरेट गोल्ड है वो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म है। और ये इसका ये मतलब नहीं कि सोडियम भी फालतू होता है, उसका प्योरेस्ट फॉर्म। देखिए सोडियम हम लोग को ऐसे नॉर्मल एनवायरनमेंट में आपको ऐसे रोड पे गिरा हुआ नहीं मिलेगा, या कोई भी मेटल,
वो ना जमीन के अंदर ऐसे कहीं ना कहीं होते हैं, तो उनको निकालने के बाद, उनको एकदम अच्छे से साफ वाफ करने के बाद, एकदम जब खाली खाली आपका आयरन बचे, लोहे का खाली आपका लोहा बचे, तब उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। तो अब एलिमेंट्स को भी हम लोगों ने कैसे ब्रेकडाउन किया था, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो सबसे पहले मेटल्स को देख लेते हैं। मेटल्स से हवा लक्ष्चर, चमक होती है उनके अंदर, शाइनी अपीयरेंस, लक्ष्चर, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब देखिए, आपने कभी भी अगर आप बाइक को धूप के अंदर रखोगे ना, तो जो उसका बाइक का जो लोहा वाला पार्ट होता है ना, जो कि मेटल वाला पार्ट होता है, वो ना एकदम गर्म हो जाता है, आप ना उसको छू नहीं पाते। और उसका देखिए जो साइलेंसर होता है बाइक का, वो भी आपका देखिए जब आप गाड़ी चला के एकदम बहुत ज्यादा गाड़ी चला लेते हो और वो साइलेंसर एकदम गर्म हो जाता है, तो क्या होता है ना, हीट बहुत जल्दी इसके अंदर आता है, वो बहुत जल्दी हीट को अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। वो होता है कंडक्ट। कंडक्ट मतलब मीन्स टू ऑब्जर्व, टू टेक इन, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, आप कोई भी मेटल ले लीजिए, लोहा वोहा ले लीजिए, और उससे मतलब इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे टच करवाइए और एकदम तेज करंट फ्लो करेगा। एंड कैन बी टर्न टू वायर। देखिए कॉपर वायर आपने सुना होगा, यूज भी करते होंगे बहुत सारे घर पे। तो आप ना एक कॉपर एक मेटल होता है जो कि वायर के फॉर्म में नहीं मिलता, बट आप उस पर अपना कारीगरी करके आप उसको वायर में तब्दील कर सकते हो। यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ वायर। अब एक और फोर्थ पॉइंट क्या लिखे रखा है, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। मतलब क्या है, मेलिएबल। आपने एल्यूमिनियम का फॉइल देखा होगा, जो कि आप कभी कभी खाना वाना रैप करने में भी यूज करते होंगे। सो एल्यूमिनियम फॉइल, देखिए एल्यूमिनियम हम लोग को फॉइल के शेप में मिलता नहीं है एनवायरमेंट में, वी हैव टू शेप इट इनटू अ फॉइल स्ट्रक्चर। सो उसके बाद जाके वो फॉइल बनता है। उस शीट मतलब होता है देखिए ऐसा प्लेन पेपर होता है ना, पेपर की शेप में कर देना। शीट मतलब पेपर ऐसा होता है, शीट आप बोलते हैं ना, आंसर शीट, क्वेश्चन शीट ऐसा। एग्जाम्पल में गोल्ड आ गया, कॉपर आ गया, सिल्वर आ गया, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब। अब देखिए मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल। देखिए मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड सॉलिड, बट मर्क्यूरी इज एक्सेप्शन। देखिए केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, बट आपको वो सबको याद करना है, बहुत ज्यादा नहीं होते, आप याद कर सकते हो। और देखिए अब पूरा का पूरा एग्जाम्पल में मेटल आ गया, बस खाली एक मर्क्यूरी को याद करना कि वो एक एक्सेप्शन होता है, इतना ईजी है। मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। मतलब क्या कि वो लिक्विड, रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर जिसमें आप सर्वाइव कर सकते हो, बता इजी गोइंग टेम्परेचर। मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। बस ये बात देखे रखा है। अब जानते हैं नॉन मेटल्स क्या होता है। देखिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए नॉन मेटल्स मतलब जिनके पास लस्टर ना होगा, जो लोग चमकते नहीं होंगे, खाली मेटल्स का। देखिए नॉन मेटल्स खुद ही नॉन मेटल, इसका मेटल्स का अपोजिट है, तो इसके सारे प्रॉपर्टीज के उल्टे होंगे, खाली एक्सेप्शन थोड़े बहुत होंगे। लस्टर नहीं है, नो लस्टर। अब कैनॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कैनॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो पूरा लिख देना। उसके बाद उनके देखिए आप कोई भी नॉन मेटल लीजिए, उसमें ना हीट जाएगी ना इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। अब देखिए ब्रोमीन, आपने कोई भी यूट्यूब पे वीडियो में देखा होगा कि देखिए ब्रोमीन ना बहुत ज्यादा ना डेंजरस नॉन मेटल होता है। वो देखिए वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और लिक्विड फॉर्म में से आप हीट कहाँ से लेके जाओगे भाई, वो नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पास होगा, ऐसे होता है। तो क्लोरीन को भी आप देख सकते हो। उसके बाद ये हो गया पुअर कंडक्टर्स भी बोलते हैं, कैनॉट कंडक्ट भी बोलते हैं। देखिए पुअर कंडक्टर्स, कैनॉट मतलब कि एकदम नहीं, पुअर कंडक्टर्स मतलब कि इतना ज्यादा नहीं होता एज कम्पेयर टू मेटल, वेट इज वेरी लो, पुअर कंडक्टर्स, समझ में आया। हाँ अब देखिए लस्टर में भी, देखिए लस्टर में भी एक्सेप्शन है। डायमंड बहुत ज्यादा महंगा होता है और बहुत ज्यादा चमकता है, इसलिए उसकी, और बहुत ज्यादा रेयर होता है, इसलिए उसकी डिमांड बहुत ज्यादा, इसका पैसा बहुत ज्यादा उसको खरीदने का। अब देखिए और कंडक्टिविटी की बात करेंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसमें एक्सेप्शन आता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ, समझ में आ रहा है। तो ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जो आपको याद करना होता है। सो ग्रेफाइट हो गया भाई। और उसके बाद देखिए आयोडीन भी चमकता है आपका, आयोडीन भी आपका चमक रखता है, तो वो भी एक बात हो गया। अब देखिए कैनॉट बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। देखिए कोई चीज अगर सॉलिड है ही नहीं, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड और गैसियस स्टेट। सो बहुत ही कम मेटल होते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं, और जो सॉलिड स्टेट में होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा हार्ड होता है कि आप उनको ना शीट पे कन्वर्ट कर पाओ। जैसे डायमंड है जो सॉलिड है, उसको वो बहुत ज्यादा सख्त होता है, यू कैन नॉट ब्रेक इट डाउन इनटू शीट्स और वायर। बस यही बात है, बिकॉज दे आर ब्रिटल, बहुत ज्यादा रॉ होते हैं लोग। ये बात समझ में आ गया, नॉन मेटल भी समझ में आ गया। अब देखिए मेटलॉइड्स एकदम सिंपल है। देखिए मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। एग्जांपल आर्सेनिक, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। देखिए इंटरमीडिएट मतलब कि दोनों का मिक्सचर, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स के भी हैं, कुछ नॉन मेटल्स के भी हैं। इतना डिटेल में बताया नहीं गया है, तो इतना ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है इसको जानने की। बट देखिए इंटरमीडिएट मतलब कि किसी में लस्टर होगा तो वो सॉफ्ट भी होगा, कोई वायर के शेप में कन्वर्ट भी हो जाएगा, बट वो पुअर कंडक्टर होगा। मतलब कि दोनों का मिक्सचर, कोई प्रॉपर्टीज मेटल्स का तो कोई प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स का, बस ये बात है। अब जानते हैं कंपाउंड्स क्या होता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। तो देखिए कंपाउंड्स भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसमें भी देखिए ये एक ऐसा प्योर सब्सटेंसेस है विच कैन बी ब्रोकन डाउन।
पहले एलिमेंट क्या था कि आप उसको आप ना लोहे को तोड़ सकते हो, बट आप लोहे को लोहे से अलग कर सकते हो क्या? मतलब कि आप आयरन को आयरन से तो बदल सकते हैं ना, क्योंकि वो तो एकदम बेसिक फॉर्म हो गया। और पर देखिए कंपाउंड में क्या होता है कि आप ना उसके सिंपलर फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो। जैसे NaCl बनता है Na और Cl से, तो आप Na को अलग कर सकते हो, Cl को अलग कर सकते हो, बट बाय सम केमिकल चेंजेस, नॉट विथ एवरी केमिकल चेंजेस। मतलब क्या कि देखिए Na और Cl को अलग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, जो कि नॉर्मल नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा उसके लिए, तो जाके आप Na और Cl को ब्रेक कर पाओगे। बट यही बात होती है एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स को अगर आप ब्रेक भी करोगे तो भी आपको देखो Na को ब्रेक करोगे तो भी Na मिलेगा, उस Na को ब्रेक करोगे तो भी Na मिलेगा। बट NaCl को जब ब्रेक करोगे तो आपको Na भी अलग से मिल जाएगा और Cl भी अलग से मिल जाएगा। अब इस Na को अलग से ब्रेक करोगे तो खाली Na मिलेगा, इस Cl को अलग से ब्रेक करोगे तो खाली Cl मिलेगा। यही बात यहाँ पे देखे रखिए। कंबाइंड फिक्स प्रोपोर्शन मतलब क्या कि जितना Na होगा उतना Cl होगा, एक Na एक Cl, एक Na एक Cl, ऐसे करते करते एक पूरा का पूरा NaCl का पूरा का पूरा एक कंपाउंड बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं मिक्सचर की। दोस्तों अब बात करेंगे मिक्सचर की। मिक्सचर हम लोग का सेकंड लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद खाली स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग का ये वीडियो खत्म हो जाएगा। अगर आप थक चुके हो तो मैं बोलूँगा कि आप ब्रेक ले सकते हो। देखिए लंबे लंबे वीडियोस को ब्रेक लेते लेते इतना ज़्यादा अच्छा होता है, आपके दिमाग अच्छे तरीके से चीज़ों को ग्रास्प कर पाएगी, कॉन्सेप्ट्स को, और आपके लिए ज़्यादा अच्छे से लर्निंग हो पाएगी। दोस्तों हम बात करेंगे मिक्सचर की। मिक्सचर का सबसे पहले क्या है कि हैव नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। मतलब क्या, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए कॉन्क्रीट क्या होता है, आपने घर बनते देखा होगा। एक ना पानी होता है, पानी के अंदर मिट्टी डालते हैं, सीमेंट डालते हैं और रेत डालते हैं, काला काला सा कुछ मिक्सचर बन जाता है। उसको ना जब आप ना ईंटा लगाओगे ना, तो गांव में भी आपने देखा होगा कि जब ईंटा लगाओगे ना तो उस पर वो लगाते हैं ताकि वो स्ट्रांग हो जाए। टाइल्स को भी अगर हम लोग को चिपकाना है उस फ्लोर के ऊपर, तो हम लोग पहले के पहले वो कॉन्क्रीट लगा ताकि वो चिपक जाए अच्छे से। समझ में आ रहा है? तो देखिए अब देखिए कॉन्क्रीट में क्या होता है कि ऐसा कुछ ये नहीं कि मैं एक मुट्ठी रेत लूंगा, फिर एक मुट्ठी सीमेंट लूंगा और एक मुट्ठी पानी लूंगा। जितना चाहे सैंड डालो, जितना चाहे सीमेंट डालो, जितना चाहे वाटर डालो, कुछ भी डालो, बस खाली कंक्रीट बनना चाहिए। इसको एक नाम हो जाना चाहिए, कंक्रीट बन चुका है, खाली उसका काम होना चाहिए, वो चिपकाने का काम करना चाहिए। समझ में आ रहा है? बट ये बात हो गया। अब देखिए हैव नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, मतलब कि इनका कुछ केमिकल कंपोजिशन नहीं है। आप चाहो ना तो बहुत ज्यादा मेहनत करके आप रेत अलग कर सकते हो, सीमेंट को अलग कर सकते हो, पानी अपने आप पानी तो मतलब कि सूख जाएगा उनके अंदर, तो पानी को तो नहीं अलग कर सकते, बट सैंड और सीमेंट को आप अलग कर सकते हो। तो ये हो जाता है केमिकल कंपोजिशन की बात। पर देखिए मिक्सचर भी दो तरीके के होते हैं, एक तरीके का होमोजेनस और हेटेरोजेनस। देखिए पानी और शक्कर, देखिए आपने जब भी नींबू पानी बनाया होगा, तो नींबू पानी में जब आप शक्कर डालते हो ना, तो आप जब एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लो, आई रिपीट एकदम 2-3 मिनट तक जब अच्छे तरीके से चम्मच को घुमा लोगे ना, तो आपको ना हर बूंद में मिठास आपको फील आएगा, वो मतलब कि स्वीटनेस का जो फील आएगा। तो वहां पे क्या हो रहा है ना कि अब देखिए अब अपना शुगर को ना पानी से फिर से, वो जो शुगर का क्यूब था छोटा छोटा उसको आप फिर से आप निकाल नहीं सकते। अब वो एक बार चला गया तो चला गया, एक बार मिक्स हो गया तो मिक्स हो गया। तो वो अब क्या हो रहा है, हर एक बूंद में मुझे मिठास मिल रहा है, मतलब कि एकदम अच्छे तरीके से वो मिक्स हो चुका है। तो ऐसे टाइप का मिक्सचर होता है होमोजेनस मिक्सचर, वेयर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स, जैसे कंक्रीट के मामले में सैंड, सीमेंट और वाटर, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे। नींबू पानी में पानी, शुगर, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे। आर यूनिफॉर्मली मिक्स, तो देखिए पानी और शुगर यूनिफॉर्मली मतलब कितना कि हर एक बूंद में आ रहा है, एकदम अच्छे तरीके से मिक्स हो जाना कि आप उसको अलग ना कर पाओ, वो होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर। समझ में आ रहा है? हेटेरोजेनस की बात करेंगे तो वो कैसा हो जाता है, मिक्सचर वेयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स, सीधा उसका अपोजिट, जहां पे आप चीजों को अलग कर सकते हो, चीजों का आप उसको साइड बाय साइड कर सकते हो, वही होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। एक कोई भी एक रेशियो में मिक्स नहीं हो रहा है, कैसे भी मिक्स हो जा रहा है, बस खाली डाल दो, ऐसा होता है। समझ में आ रहा है? और कुछ नहीं। दोस्तों अब थोड़ा डिटेल में आता है कि होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर में असली डिफरेंस किस बात का होता है। बाकी सबको तो समझ में आ ही चुका है हम लोग को, बट एक और बार देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे होमोजेनस मिक्सचर डाल देना, यहाँ पे हेटेरोजेनस मिक्सचर डाल देना, मैंने शॉर्ट में लिखा है इट हैज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे फिगर बना के, देखिए यहाँ पे पहले देखिए क्या है, एक भरा हुआ पार्टिकल है, फिर एक ऐसा खाली सर्कल है, फिर एक भरा हुआ सर्कल है, फिर यहाँ पे दो ऐसे, देखिए एक फिक्स पैटर्न नोटिस करिए आप, पहले ऐसा था, फिर एक ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। पैटर्न देखिए, भरा खाली भरा, खाली भरा खाली, भरा खाली भरा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे इस बात को समझ के रखिए कि एक पैटर्न है, देखिए एक अच्छे से आप अब इसमें डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तो मैं आपको अंदर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, तो अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, अच्छा कर पाओगे, इसको नहीं कर सकते आप इसको। यहाँ पे देखिए ऊपर खाली खाली, मतलब कि ऊपर में सिर्फ खाली खाली वाला सर्कल दिया हुआ है और नीचे भरा भरा दिया है,
मतलब क्या है कि आप यहाँ पे सीधा नोटिस कर सकते हो कि सीधा सीधा दो फेज बनते हुए दिख रहा है, इसको भी नीचे ही ले लो तो दो फेज बनते हुए दिख रहा है, यहाँ पे एक ही फेज है, भले ही है अलग अलग पार्टिकल है पर एक ही फेज बन चुका है। सो ये होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर, ये होता है नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। इट हैज ओनली वन फेज, जो कि हमने देख लिया कि एक पूरे वन फेज के अंदर सब कुछ मिक्स हो गया। मैंने आपको शुगर और पानी का एग्जांपल ऐसा कि शक्कर और पानी एकदम अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, आप उसको अलग नहीं कर सकते। 2 और मोर फेजेस, 2 फेज दिख गया, और भी ज्यादा हो सकते हैं अगर आपने ज्यादा कुछ मिलाया हो तो। कांट बी सेपरेटेड आउट फिजिकली, आप इसको निकाल नहीं सकते, फिजिकल की बात छोड़ी कैसे भी आप नहीं इसको निकाल सकते। ये कैन बी सेपरेटेड आउट फिजिकली, मतलब कैसे कि देखिए मैंने आपको वो जो कॉन्क्रीट का एग्जांपल था, सीमेंट और सैंड और सीमेंट का, उसको आप अलग अलग कर सकते हो। होमो का मतलब होता है सेम ग्रीक भाषा में, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट ग्रीक भाषा में। मिक्सचर ऑफ अल्कोहल, देखिए इथेनॉल जो होता है, अल्कोहल जो होता है, अगर आप उसमें पानी मिला के देखेंगे ना तो एकदम घुल मिल जाएगा, पानी भी अल्कोहल हो जाएगा, ऐसा होता है ना। अल्कोहल कम होता है, पानी डालते हो फिर एकदम पूरा अल्कोहल जैसा वो हो जाता है। और ये होता है सोडियम, ये एंड है भाई, सोडियम एंड सैंड का मिक्सचर होता है। इससे तो ज्यादा फैमिलियर नहीं होगी इस एग्जांपल से, बट आप वो वाला कॉन्क्रीट वाला एग्जांपल आप अपने मन में रखिए। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि बहुत ज्यादा इजी है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट की आज के वीडियो के पार्ट नंबर 1 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर जनरली जो बोले जाते हैं वो होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, प्लाज्मा, कलर स्टेट, उसके बारे में कभी अलग से बात करेंगे। देखिए गैस की बात करें तो पार्टिकल्स आर वेरी फार, पार्टिकल्स है मतलब मॉलिक्यूल्स या एटम्स। देखिए पार्टिकल्स, देखिए अब एक पार्टिकल इधर है, एक दूसरा पार्टिकल इधर है, इतना डिस्टेंस है, तो इस कैसे ना इन लोग ना, अगर आप रूम में इतना सा गैस डालोगे ना तो वो पूरे के पूरे रूम में फैल जाएगा, क्योंकि एक पार्टिकल एकदम इधर चला जाएगा, एक पार्टिकल एकदम उधर चला जाएगा, एक पार्टिकल एकदम इधर रहेगा। इसलिए आप हल्के से भी गैस को डालोगे ना, आपको भले वो चीज फील, एयर हर जगह होता है, एयर दिखता नहीं है पर देखिए एयर हर कोने में है, और इतना सा एयर इस पूरे के पूरे कमरे में फैल जाएगा, इतना बात समझ करके पार्टिकल इतना ज्यादा दूर पार्टिकल चल जाते हैं। सो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक, वीक की जगह आप नेग्लिजिबल लिख सकते हो, मतलब कि अट्रैक्शन है ही नहीं, बहुत मतलब कि है पर ना के बराबर है। एक अगर यहाँ पे और दूसरा वाला मेरा इधर है तो कितना बड़ा डिफरेंस है। और देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरा डेंसिटी भी डिफाइन करता है कोई भी ऑब्जेक्ट का। अगर मेरा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है सो डेंसिटी भी ऑब्जेक्ट का हाई रहेगा। सो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। गैस का जो डेंसिटी होता है वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होता है, वीक होता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स भी वीक होता है। क्यों? क्योंकि देखिए मॉलिक्यूल्स का पास होना वो डिसाइड होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, एटम्स दूर दूर होंगे, तो डेंसिटी कम हो जाएगी और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ा है तो इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन, उस अट्रैक्शन में कितना पावर है, कितना फोर्स है वो। लिक्विड की बात करेंगे तो पार्टिकल्स आर फार एज कम्पेयर टू सॉलिड, मतलब कि सॉलिड के कंपैरिजन में फार है। देखिए सॉलिड में इतना ज्यादा, इतना मतलब कि एकदम ही क्लोज, एकदम पकड़ के रखा है, और बट गैस के मुकाबले में वो है, वो था पास पास है, मॉलिक्यूल्स पास पास है। इंटरमोलिकुलर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन गैस, गैस के मुकाबले स्ट्रॉन्गर है। अभी देखिए एक पार्टिकल मेरा इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर ऐसे ऐसे है, तो इसका मतलब कि अच्छे इनका मतलब कि अच्छा, इनका डेंसिटी भी एकदम मीडियम लेवल का है, और मॉलिक्यूलर फोर्स भी मीडियम लेवल का है, इनका वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। सॉलिड की बात करें तो ये पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स आर क्लोजर टू ईच अदर, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल ऐसे ऐसे करते हैं, एकदम क्लोजली है। इनका डेंसिटी भी इसलिए बहुत ज्यादा हाई होता है, डेंसिटी मतलब वेरी हाई। इंटरमोलिकुलर फोर्स डेंसिटी मतलब घनत्व मतलब कि मॉलिक्यूल के ज्यादा आसपास से वही डेंसिटी होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब कि बहुत ज्यादा, मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत तेज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एकदम अट्रैक्ट करते हैं, एकदम ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है। ओके, कुछ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम चला गया, और ऐसे आपके केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स के वीडियोस आएंगे PCM के लिए, 11th के लिए, और 11th का मैथ्स तो साइंस के लिए और आर्ट्स के लिए सेम ही होता है। तो चलिए दोस्तों लाइक कर दीजिए, इस चैनल को, लैंग्वेज को सब्सक्राइब कर दीजिए।